आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगबीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान अध्ययन आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जो आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस वीडियो के साथ ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स अप टू डेट डेली बेसिस पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके लिए मात्र आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के अभी तक आपने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही उस ग्रुप की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के लिए शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख तथ्य सामान्य ज्ञान। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैली गैस कौन सी बनाती है? फॉस्फिजीन में बदल जाता है। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही पानी स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सबसे अधिक उपयोग होता है। पानी में स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का यूज होता है। साथ ही देखिए पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक कंपाउंड या यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिक्रमक के रूप में किया जाता है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? नाइट्रस ऑक्साइड की प्रीस्टले ने की थी। क्लोरीन गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। सुरक्षित दियसलाइयों में कौन सा फॉस्फोरस यूज होता है? रेड फॉस्फोरस। याद रखिएगा, जो दियसलाई या माचिस बोलते हैं उसमें कौन सी फॉस्फोरस यूज होती है? रेड फॉस्फोरस या लाल फॉस्फोरस जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए और नेक्स्ट तो देखिए बर्तन में कलई करने में कौन सी क्लोराइड का यूज होता है? अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। साथ ही देखिए कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही नेक्स्ट देखिए सिरके के एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड अर्थात एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी फार्मूला रासायनिक फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला CH3COOH होता है। साथ ही देखिए नेक्स्ट एसिटिलीन जो होती है उसका प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। साथ ही देखिए नेक्स्ट रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है समुद्री घास में मैक्सिमम क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा। दूध जो है पॉयस कोलाइडी विलयन या तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व तो कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। याद रखिएगा, अगर आप उसको मिट्टी के तेल से निकाल करके पानी में डाल दोगे तो आग लग जाती है। साथ ही देखिए स्वर्ण अर्थात सफ़ेद स्वर्ण जो होता है, सफ़ेद सोने को प्लेटिनम कहा जाता है। सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना जो है पारे में डूब जाता है और पारे में घुल जाता है, आपने देखा होगा। साथ ही देखिए नेक्स्ट वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जिसकी CSIR की फुल फॉर्म क्या होगी? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। साथ ही देखिए नेक्स्ट विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्मा गांव में 1963 ईस्वी में की गई थी। प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन प्रखनली के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। साथ ही देखिए नेक्स्ट 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु को जन्म दिया था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रखनली शिशु विवादित हैं। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज़ और आपको बता देते हैं, तो इसको याद रखिएगा। देखिए सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारे में डूब जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको बता देते हैं कुछ खोज करने वाले जो वैज्ञानिकों ने किस किस यंत्र की खोज की है या आविष्कार किया है। तो देखिए ट्रांजिस्टर की खोज किसने या आविष्कार किसने किया है? तो जॉन बर्डीन विलियम शाक्ले ने किया है। थर्मामीटर की खोज डैनियल गैब्रियन या फॉरेनहाइट ने की है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन की खोज हार्ले मशीन कंपनी ने की है। पनडुब्बी की खोज डेविड बुशनेल ने की है। विद्युत पंखे की खोज किसने की है? व्हीलर ने की है।
मशीन गन की खोज सर जेम्स पकल ने की है। माइक्रोस्कोप की खोज जेड जॉनसन ने की है। मोटरसाइकिल की खोज जी डैमलर ने की है। साथ ही माइक्रोफोन की खोज ग्राहम बेल ने की है। माइक्रोफोन की खोज किसने की है? ग्राहम बेल ने की है। साथ ही देखिए पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है और प्रेशर कुकर की खोज डेनिस पेपेन ने की है। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट और बता देते हैं आपको, तो देखिए बैरोमीटर की खोज जो वायुदाब मापक होता है उसकी खोज किसने की है? ई टॉर्सेली ने की है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा, तो देखिए टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की है और टेलीविज़न की खोज जे.एल. बियर्ड ने की है। टाइपराइटर की खोज पेलेग्रिन टेरी ने की है, जो आपसे पूछा जाता है। साथ ही आपको बता देते हैं, देखिए लेजर की खोज थियोडोर मैमन ने की है। रेफ्रिजरेटर की खोज हैरिसन टिनिंग ने की है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की है। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आपसे जो पूछा जा सकता है सिर्फ वही बताया जाएगा। देखिए स्टीम इंजन की खोज किसने की है? जेम्स वॉट ने की है। साथ ही आपको बता दिया, देखिए इसमें स्टील की खोज हेनरी ने की है। और नेक्स्ट देखिए लाउड स्पीकर की खोज किसने की है? होरेन शॉर्ट ने की है। गैल्वेनोमीटर की खोज एंड्रे मेरी एम्पियन ने की है। साथ ही देखिए यहाँ पर ये बल्ब का आविष्कार किसने किया है? तो बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। ये ग्रामोफोन नहीं है, ठीक है। बल्ब का आविष्कार किसने किया है? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। और फाउंटेन फोन का आविष्कार किसने किया है? लेविस वाटरमैन ने किया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। डीजल इंजन का आविष्कार रोडोल्फ डीजल ने किया है। साथ ही कताई मशीन का आविष्कार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने की है। साथ ही कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आपको सारे इम्पोर्टेंट बता दी गए। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर, जो कि आपको अभी बताया था। अब देखिए 1953 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1953 अर्थात 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग किसने कहाँ पर हुआ था? यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। साथ ही नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, 19 दिसंबर 1945 ईस्वी में मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। नेक्स्ट नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे महाराष्ट्र में है। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्स, इसका पूरा नाम क्या है? फॉर अवे जेरोक्स है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजा जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से। साथ ही देखिए रेवा भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। सॉर्स क्या है? जैसा कि आप सुनते होंगे, रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सॉर्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सो वायरस के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है, जो कि कोविड-19 जो आप सुन रहे हो और जो वायरस चल रहा है वो इसी से संबंधित है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉर्स फैमिली का ही वो वायरस है। साथ ही देखिए इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। यह भारत, ठीक है, सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक उपकरण कौन कौन से किस किस लिए यूज किए जाते हैं, तो एरोमीटर आप सभी नाम सुनते होंगे। एरोमीटर, ठीक है, जो कि आपको लग रहा है हवा से संबंधित। एरो मीन्स एयर। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है, जो कि बिल्कुल सही है। साथ ही और भी यंत्रों के बारे में देखते हैं, तो देखिए अल्टा मीन्स कुछ ऊंचाई सा मापने के लिए यूज होता है। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान को ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही देखिए एमीटर, जो कि एक विद्युत धारा से संबंधित होता है। इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर, इसके यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ऑडियोमीटर ऑडियो जैसे आप सुनते हो सुनने के लिए, अर्थात ध्वनि की तीव्रता के लिए। अब देखिए बैरोग्राफ किसके लिए यूज होता है? बैरोग्राफ अर्थात वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को इससे मापा जाता है। साथ ही बैरोमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। बाइनोक्यूलर जो यंत्र होता है, यह उपकरण दूर की वस्तुओं के देखने के काम में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही देखिए कैलीपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं, जो कि आपके साइंस की लैब में भी आपको मिल जाएंगे। एक कैलीपर्स होता है, इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है, अर्थात रेडियस और डायमीटर मापा जाता है। साथ ही देखिए नेक्स्ट कोडियोग्राम,
इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट सिनेमैटोग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सभी को पता होना ही चाहिए। देखिए कंप्यूटर यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है, इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। साथ ही डिक्टोफोन, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यह प्राय ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। डिक्टाफोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। देखिए नमन मापी क्या होता है। यह उपकरण किसी स्थान पर नम कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद देखिए फेदोमीटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे। यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में यूज किया जाता है। साथ ही देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी, गैगर मूलर काउंटर क्या होता है। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। साथ ही हाइड्रोमीटर, जो आपने नाम सुना होगा, तो इससे कुछ आपको ऐसा लगता है हाइड्रो में जल से मतलब संबंधित, द्रव से संबंधित है। इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए हाइड्रोफोन क्या होता है। यह पानी के अंदर यूज किया जाता है, अर्थात हाइड्रो से आप समझ जाइए, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। साथ ही देखिए हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मतलब आर्द्र से आर्द्रता, हाइग्रो से मतलब आर्द्रता से संबंधित, इसकी सहायता से वायुमंडल से व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। इसके साथ ही देखिए माइक्रोमीटर, यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है सभी, माइक्रोस्कोप, यह छोटी वस्तुओं को आवर्तित अर्थात बड़ा करके बड़ा करके दिखाता है। अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को आप बड़ा करके इससे देख सकते हो। साथ ही देखिए पायरोमीटर किसके लिए, पायरो में से पारा मतलब कुछ ऐसा टेम्परेचर से कुछ संबंध लग रहा है आपको, तो देखिए पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के टेम्परेचर को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही देखिए रडार, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। तो देखिए अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चलते हैं। तो देखिए रेन गेज किसके लिए यूज़ किया जाता है। रेन गेज, रेन सभी आप जानते हो, रेन मीन्स वर्षा, यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। साथ ही देखिए सिस्मोग्राफ, अर्थात सिस्मो कुछ भूकंप का झटके से होते हैं, अर्थात यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, सेफ्टी लैंप किसके लिए यूज किया जाता है। तो देखिए यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उदाहरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। साथ ही नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट स्पीडोमीटर किसके लिए, अर्थात स्पीडो, ये कुछ गाड़ी की स्पीड वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। ये गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और देखिए टेलीप्रिंटर अर्थात यह कुछ आपको ऐसा लग रहा है जैसे न्यूज़ मीडिया वगैरह से, तो यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टेलीस्कोप, यह उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलीस्कोप अर्थात टेली, आप इस चीज़ से समझ जाइएगा। थर्मोस्टेट अर्थात इसके प्रयोग से किसी वस्तु का टेम्परेचर एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। थर्मोस्टेट, आप देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जो कि आपको पता होना चाहिए न्यूटन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसकी बल की परिभाषा, यह बल वह बाह्य कारक है, तो अर्थात बल वह बाह्य कारक है, बल एक सदिश राशि है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है। उसके बाद देखिए जड़त्व के कुछ उदाहरण इसमें देखिए क्या क्या हो सकते हैं। तो ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री के पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए,
कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। साथ ही देखिए संवेग और मोमेंटम जिसे बोलते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, न्यूटन के सेकेंड लॉ। अभी आपने फर्स्ट पढ़ा। अब देखिए किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने या चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव से किनारे पर नाव की पीछे की ओर हट जाना रॉकेट को उड़ाने में। ठीक है, अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसी से संबंधित है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले या बाद का संवेग बराबर होता है। साथ ही अपकेंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस बल पर अर्थात उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अर्थात अब आपने न्यूटन के तीनों नियम पढ़े थे। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम नियम क्या है न्यूटन का, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वो एक चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक आप उस पर कोई बल कार्य नहीं लगाओगे। तो F बराबर 0 होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरा होता है हमारा F बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान गुणा संवेग, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे अभी आपको बताया है, इसमें देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, मोमेंटम संवेग का यूज़ किया जाता है। और न्यूटन का तृतीय नियम किस लिए होता है, जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। अर्थात आप इधर से बंदूक के आपको जो बताया अभी कुली के आधार पर, अर्थात बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर आपको धक्का लगेगा। न्यूटन के तृतीय लॉ में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नाव से एक और चीज़, जैसे नाव से किनारे पर नाव के पीछे की ओर हट जाना, और भी बहुत सारे दैनिक उदाहरण हो सकते हैं जो कि आपको बस एक बुक के नॉलेज के आधार पर अच्छे से बस इसी लैंग्वेज में आपको बता दिए गए हैं। अब देखिए अभी आपको बताया था अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगता है, अब अपकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अजड़त्वीय फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्व बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसी जड़त्व बल या छद्म बल है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। और अभिकेंद्रीय बल जो अर्थात बाहर से केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बलागुण। बलागुण अर्थात बलागुण द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परतः घुमाने की प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं। जैसे अक्ष लगे रहते हैं आपके गेट के दरवाजे, आपने देखा होगा, उसमें जैसे बैरिंग वगैरह जो भी लगे रहते हैं उससे वो घूमता रहता है, तो उसी को बलागुण अर्थात इधर और इधर इधर इधर। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और उत्तोलक क्या है, तो देखिए उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है आलम अर्थात जिसे फलक्रम बोलते हैं, दूसरा होता है आयास अफर्ड, और तीसरा होता है लोड या भार या वेट। तो उत्तोलक के प्रकार कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, कौन कौन से उदाहरण, कैंची, प्लास, संडासी, कील, खाड़ने की मशीन वगैरह आप एग्जाम्पल देख लीजिए। साथ ही द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन वगैरह आप देख सकते हो, और कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी होती है। साथ ही तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ हो सकता है। अब गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वह जिस स्थिति में रखा जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। साथ ही देखिए संतुलित बल जो है, संतुलित 3 प्रकार के होते हैं संतुलन, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। स्थायी संतुलन की शर्तें, किसी वस्तु के स्थायी के लिए 2 शर्तों का होना पूरा आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक नीचे नहीं होना चाहिए, अधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। ठीक है, साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति।
तो कार्य वर्ग क्या होता है, कार्य की माप लगाई गई बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। अब एनर्जी अर्थात ऊर्जा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। साथ ही स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इस चीज़ को अब अच्छे से समझिएगा, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो देखिए डायनोमो जो है कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्म ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अब माइक्रोफोन क्या करता है, तो देखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इस चीज़ को आपको पता होना ही चाहिए। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में अर्थात कार्य करने की यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। साथ ही देखिए विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्म ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार किसको बदलता है बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। साथ ही देखिए शक्ति अर्थात पावर जो होती है, कार्य करने की दर को शक्ति पावर कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा अच्छे से, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। यह वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इसके नोट्स आपको उस टेलीग्राम की लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करने पर उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।